गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, हम जैसा कि आप जानते हैं डेली 6 बजे के बाद 6 से 7 बजे के बीच में कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए तैयार करते हैं, जो कि फ़िलहाल आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलती है। बहुत जल्दी वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द लाइव सेशन, ताकि आप लोग हमसे चैट भी कर सकें और वीडियो के क्वेश्चंस पर जो क्वेश्चन आपको ना समझ आए उसके बारे में पूछ भी सकें। तो आपको धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक के कुछ वीडियोस मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आप ये समझ सकें कि दिलीप सर की क्लास में बहुत सारे सवाल जो बहुत डिफ़िकल्ट लेवल पर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हें आसान करने का तरीका आपको समझ आए। आज हम जो बेसिकली बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एवरेज, जिसे हम कहते हैं औसत। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस क्यों नहीं पढ़ा पा रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी हम कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे, एक तरह के अलग अलग टॉपिक्स के आपको डेमो दे रहे हैं, ताकि ये आप समझ सकें कि अगर ऑनलाइन आपको पढ़ना है तो कहाँ पढ़ें। ऑनलाइन की क्लासेस भी बहुत जल्दी रूटीन में शाम को एक फिक्स टाइम पर आपको 7 to 8 में मिलेगी। लेकिन ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बैच आपको मॉर्निंग में 8 से लेकर 12:30 बजे तक दिलीप सर के अवेलेबल हो सकते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा इंक्वायरी करने के लिए जब मुखर्जी नगर आए तो भंडारा चौक पे CNC यानी कि जो हमारे करियर एंड कंपटीशन इंस्टीट्यूट है उसके डेस्क पे जाकर पता कर सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं कि आज एवरेज के बारे में। जिन बच्चों का भी हाल फिलहाल में 2-4 दिनों के अंदर एग्जाम है, उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है आज की क्लास से। तो हम यह मान रहे हैं कि आपको एवरेज के बेसिक्स मालूम है। ये क्लास उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी है जिनको किसी ना किसी 2 या 3 दिन के अंदर एग्जाम देना है, या फिर जिनको बेसिक ऑफ एवरेज का मतलब पता है। अगर आप फिर भी चाहें तो हम एक एवरेज का थोड़ा सा मतलब निकाल लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चनों की बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एवरेज का मतलब क्या है। देखिए, एवरेज जिसे हम औसत बोलते हैं, इसे ज्ञात करने का, कैलकुलेट करने का जो बेसिक तरीका है वो आंकड़ों का योगफल बटा में कुल आंकड़े। अब आप स्टूडेंट हो सकते हैं इंग्लिश मीडियम के, तो इसका मतलब हुआ सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन्स एवरेज का अगर मैं ए और सम, जिसे हम इंग्लिश में टोटल भी बोलते हैं, का टी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का ये n शॉर्ट में यूज करने लग जाएं तो थोड़ा सा टाइम, तो इतना कुछ लिखने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो भी बच सकता है। तो मैं a मतलब एवरेज समझता हूँ, t मतलब उन वैल्यूज का टोटल समझता हूँ, और n का मतलब है उन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करता हूँ जिनका एवरेज निकाला जा रहा है। यहाँ पर यदि आप इसके एप्लीकेशन को समझने की बात करेंगे तो जहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ टोटल निकालने के लिए आपको एवरेज को n से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ सकता है। यही तीसरी बात आती है कि अगर मुझे कैलकुलेट ही एवरेज या टोटल टर्म्स नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स करनी है, तो मैं टोटल को एवरेज से डिवाइड कर सकता हूं और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माय डियर, इन 3 बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बने हुए इस कॉन्सेप्ट में एवरेज को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग इस पर काम करते हैं, जहां पर एवरेज को n से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालने की बात करते हैं। अब मैं कहूं कि एवरेज कुछ संख्याओं का 20 है और वो संख्याएं 10 हैं, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को कोई भी करे तो कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20 और 10 आराम से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बट समस्या ये है कि कंपटीशन में कभी कभी ये संख्याएं 10 की जगह 19 होती हैं और एवरेज 20 की जगह 28.8 होता है। तब 28.8 और 19 को मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं होता। तो आज की क्लास आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वैल्यूज डिफिकल्ट होने लगती हैं तो बिना मल्टीप्लाई करे आप किसी क्वेश्चन का आंसर अगर निकालना चाहते हैं तो आपके पास लॉजिक फंडे होने चाहिए।
तो आइए जरा इस सिलसिले में बात करते हैं कि किस तरह के सवालों को आज हम फेस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन की पहली लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी है ताकि दोनों माध्यम को बच्चों को समझ आ जाए। कहता है अ स्कूल हैज 2 सेक्शंस, एक विद्यालय में 2 सेक्शन हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ द वन सेक्शन इज 60, इट्स स्ट्रेंथ इज 40। मतलब 2 सेक्शन में से एक सेक्शन के अंदर बच्चों की संख्या 40 है लेकिन एवरेज 60 है। Then he's saying that if the total number of the students in both the sections is 100 and the overall average is 72, मतलब यदि पूरे सेक्शन में कुल मिलाकर दोनों सेक्शन में बच्चों की संख्या 100 है और उनका औसत 72 है, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द सेकंड सेक्शन। तो बताइए कि जो दूसरा सेक्शन बचता है, जो उसमें बच्चे बचते हैं, उनका एवरेज स्कोर क्या होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि इस सवाल को यदि आपने मेरी क्लास अटेंड नहीं की, नहीं सीखा मुझसे और कहीं सीख रखा होगा, तो वो किस कॉन्सेप्ट पे पढ़ा होगा, इस कॉन्सेप्ट पे कि एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उनके टोटल पे काम करें और फिर बाद में एवरेज निकालने के लिए टोटल बचा हुआ नंबर ऑफ जो बच्चे हैं वो बचे हुए उससे आंसर निकालें। पहले आप इसको यूज करेंगे फिर इसको यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा आप करते हैं तो देखें कि आपके तरीके से क्या कर रहे हैं हम। कुल बच्चों की संख्या 100 है और उनका एवरेज एज इट इज गिवन इन द लैंग्वेज इज 72, 72 है। तो इस स्थिति में यदि आप a और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो t आएगा और वही आप करने वाले हैं। n और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ गया 7200। इस 7200 का मतलब है कि 100 बच्चों का टोटल वैल्यू इन, अगर मैं कहूं जो बेस ये दे रहा है 72 है तो 100 गुणा 72, 7200 हो गया। फिर इसने कहा कि इसके एक सेक्शन में बच्चों की संख्या 40 है लेकिन उन्हीं बच्चों का जो एवरेज है वो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इज 60। मीन्स आपके पास फिर वही स्थिति आ गई, आपने फिर टोटल निकाला और ये आ गया 2400। यहां आपका क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जहां टोटल 100 बच्चे हैं और उसमें से 60 बच्चों का पता है तो बच्चे कितने बचेंगे जिनका हमें बताना है। दैट मीन्स ये बच्चों की संख्या बचेगी 60 और इन 60 बच्चों का मुझे बताना है एवरेज। तो स्वाभाविक सी बात है, एवरेज बताने के लिए हम क्या सीख रहे हैं, एवरेज बताने के लिए टोटल चाहिए और n चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से n तो 60 है, टोटल नहीं पता, तो हम देख रहे हैं कि जो टोटल 7200 है वो 100 लोगों का है और जो टोटल 2400 है वो 40 लोगों का है। यानी कि 100 में से 40 लोगों का टोटल अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 100 में से 40 गया 60 जैसे बच्चे आते हैं, वैसे ही 7200 में से 2400 को माइनस करें तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो इनका टोटल आएगा। दैट विल बी 7200 माइनस 24 इज इक्वल टू 4800। जब आपके पास ये 4800 आ जाएगा तो आपके पास t होगा और n होगा, t होगा और n होगा और एवरेज आपका निकल जाएगा, यानी कि टोटल को आप n से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इस टोटल को n से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 6 8 48 80 आएगा। अब आपने जो किया है, जो पढ़ा है, जिससे आपने तैयारी करी, वो यही चीज है। इसी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस मेथड में कुछ गलत नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान था। 100 को 72 से गुणा करना, 40 को 60 से गुणा करना, घटाना, सब कुछ तो आसान था। लेकिन थोड़ी सी कल्पना करके देखो कि ये बच्चे 100 की जगह 123 बच्चे होते, ये एवरेज 72 की जगह 75 होता, इसमें 40 की जगह 73 बच्चे आ जाते, ये एवरेज इस 72 की तुलना में 73.5 हो जाता, तो वो संख्याएं मल्टीप्लाई करने में ही सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता। तो मैं जिस टेक्निक से आपको बताने वाला हूं, जिसके लिए आप बेसब्री से मेरी क्लास का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या टेक्निक दिलीप सर देते हैं, तो इस हिसाब से मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे आंसर 80 लाने के लिए क्या करना चाहिए, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। यहां देखेंगे कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट का मतलब ये है कि एवरेज जो है वो इस टॉप और बॉटम का कहीं ना कहीं बीच में ही लाई करता है। तो टॉप और बॉटम मतलब दोनों पक्षों को यूज कर लें। मीन्स सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का जो एवरेज दिया है वो 72 दिया है। क्लियर? इससे ये क्लियर हुआ अगर ए का ज्यादा हुआ तो बी का कम होगा। गॉट इट? अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एवरेज आया वो 100 लोगों का आया। गॉट इट? यही इंफॉर्मेशन है, इसका हमने यूज कर लिया। इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन मैं नहीं कर रहा।
ये खत्म हो गया मेरा काम। फिर मैंने देखा मुझे क्या पता है 40 बच्चों का जो एवरेज है वो 60 है, यानी कि जो एवरेज 60 है वो इस 72 से कम है, तो इसका संबंध यहाँ नीचे से होगा। और ये बच्चे कितने हैं? 40 है। तो कॉमन सेंस ये हो गया कि इस सेक्शन में 40 बच्चों का औसत 60 है, तो उस सेक्शन में जो बचे हुए बच्चे 60 हैं उनका एवरेज 60 72 यानी कि 72 से ज्यादा होगा। अब 72 से ज्यादा आंसर होगा, तो 72 से ज्यादा आंसर निकालने के लिए आपके इस आंसर को तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये 70 है। अब क्योंकि 3 ऑप्शन 72 से ज्यादा है, तो सही आंसर क्या होगा, कौन सी मल्टीप्लीकेशन, कौन सी कैलकुलेशन करूं कि आंसर तुरंत आ जाए? तो समझिए, आप देखोगे यहां पर एक गैप है, कितने का? 12 का। और इस गैप से यह पता लगा कि इस 12 के डिफरेंस को 40 लोगों पर देखा गया, जिसका इफेक्ट इन 60 लोगों पर आना है जिनका एवरेज 72 से ज्यादा है। अब 72 से कितना ज्यादा है अगर इसको समझें, तो इस 60 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, यस और नो, तो आप देखोगे 12 पंजे 60, 5 से भाग किया 8, और इस 8 को जैसे ही आपने यहां जोड़ा तो योर आंसर इज 80। वेरी सिंपल, दिस आंसर इज 80 एंड दैट मीन्स योर ऑप्शन ए इज द आंसर। तो यहां आप किस चीज से बचे? ज्यादा डिफिकल्ट मल्टीप्लीकेशन से बचे, और आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर लिया। एक और क्वेश्चन आपके पास, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या की औसतन आयु 12 वर्ष है। मीन्स अगर हम कहें कि 600 विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट वर्ड जो होता है मिक्सचर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? मिश्रण को। यानी कि इन्हीं में से कुछ बॉयज होंगे तो कुछ गर्ल्स होंगे, लेकिन इन सबका जो एवरेज है वो 12 वर्ष है, और लड़कियों की 11 वर्ष। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसतन आयु 11 वर्ष 9 महीने हो, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। इन अ स्कूल विद 600 स्टूडेंट्स द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इज 12। यानी कि ये जो 12 है ना, बॉयज का है, लड़कों की औसतन आयु है। आपको बॉयज के बारे में बता रहा है, और लड़कियों की औसतन आयु 11 वर्ष है। मीन्स मैं इसे बॉयज और गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बॉयज का एवरेज एज मेरे पास 12 है और गर्ल्स का 11 है। अब 11 साल और 12 साल के उम्र के बच्चों को जब आप मिक्स करोगे तो उनका पूरा क्लास का जो एवरेज होगा वो 11 और 12 साल के बीच में आना चाहिए। इसीलिए उसने कहा कि यदि इस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है, मीन्स 11 वर्ष से ज्यादा 9 महीने है, तो आप देखेंगे कि मिक्सचर की पॉलिसी के हिसाब से कि ये जो वैल्यू का डिफरेंस है वो 3 मंथ्स का है, और यहां से डिफरेंस है जो वो 9 मंथ्स का है। इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ये रेशो 3:1 है। मीन्स जब जब बॉयज की संख्या 3 होगी तब तब लड़कियों की संख्या 1 होगी। यानी कि अगर मिक्सचर करें तो बॉयज प्लस गर्ल्स इन दोनों का जो टोटल है वो माय डियर 4 यूनिट्स की वैल्यू मिक्सचर है, यानी कि स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स की वैल्यू 600 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 600/4 यानी कि 150 है। अब जो समझने की बात है वो ये कि 1 यूनिट का मान क्या है? 1 यूनिट का मान है गर्ल्स, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है? 150। तो इस सवाल का आंसर अगर मैं आपसे कहूं कि क्या होना चाहिए, दैट इज वेरी क्लियर। वो गर्ल्स पूछ रहा है और गर्ल्स की संख्या 150 है। तो इस क्वेश्चन में हमने दिए गए एवरेज को मिक्सचर की तरह से सॉल्व किया, और एवरेज का क्वेश्चन एवरेज के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह से सॉल्व किए बगैर हमारा आंसर निकल गया। क्योंकि मिक्सचर में भी एवरेज का यूज होता है, इसलिए एवरेज में भी मिक्सचर का यूज हो सकता है, जैसा कि ये सवाल था। वन मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। एक क्रिकेट का खिलाड़ी, यहां पर बात हम एक बॉलर की करने वाले हैं, राइट। अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन्स पर विकेट takes 5 wickets for 26 runs and thereby decreases his average by 0.4. The number of the wickets taken by him till the last match was, मतलब ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज की जगह बॉलर है, गेंदबाज है, जब वो बॉलिंग करता है तो उसकी एवरेज अब हम जब चेक करते हैं तो वो 12.4 रन्स पर विकेट होती है। अर्थात
एक एक विकेट के लिए उसे 12.4 रन के बराबर रन देने पड़ते हैं। लेकिन एक बार जब ये मैच अगला मैच खेल के आता है तो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जो कि बहुत सॉलिड इसकी बॉलिंग मानी जा सकती है। अब इसकी वजह से, अच्छी बॉलिंग करने की वजह से जो उसका एवरेज है वो सुधर जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तब ये पूछता है कि वो आखिरी मैच तक कितनी विकेट ले चुका है। इस क्वेश्चन में हम इसी को मिक्सचर की तरह देखें तो कैसे देख सकते हैं। उसका फिलहाल एक एवरेज है 12.4, कितना 12.4, जो कि रन्स पर विकेट है। अब रन्स पर विकेट के हिसाब से जब यह श्रीमान 26 रन पर 5 विकेट की बात करते हैं तो ये भी एक बढ़िया एवरेज है 5.2। 5.2 के इस एवरेज और इस एवरेज की आपस में जब मिक्सिंग होती है तो ये एवरेज 0.4 सुधरकर 12 रह जाता है, और यहाँ पे एक फर्क आता है 0.4 का, और यहाँ पे एक फर्क आता है 6.8 का। पॉइंट अगर दोनों के हटाऊं और 4 से भाग करूं तो 4 एकम 4, 4 से भाग किया 17। यहाँ ये समझ आता है कि इसने अगर इस वाली एवरेज में 17 विकेट ली होंगी तो इस एवरेज में 1 विकेट ली होगी। लेकिन सच ये है कि इस एवरेज को जब हमने निकाला तो उसने जो विकेट्स ले रखी थी वो थी 5। में इस 1 का मतलब हो गया है 5, तो इस 1 से 5 बनाने का मतलब है 5 गुना, तो इसका भी मल्टीप्लाई 5 से करने पर 17 पंजे 85। अब आपसे पूछा गया कि उसने लास्ट मैच, जो इस मैच से पहले वाला जो मैच उसने खेला था, उस तक कितनी विकेट्स ले रखी हैं। तो लास्ट मैच तक उसने, यानी कि जब इसका ये एवरेज था, इस एवरेज से अगर वो पूछ रहा है तो कितनी विकेट ले रखी हैं, तो आपके सवाल का आंसर आ गया 85। यस और नो। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से करना चाहते हैं, इस मिक्सचर का यूज भी नहीं करना चाहते, तो कितने आराम से आंसर निकाल सकते हैं ये देखिए। क्वेश्चन में कहा गया कि अभी जब 5 विकेट ली तो 0.4 के बराबर उसका एवरेज सुधर गया, मतलब इन 5 विकेट का संबंध 0.4 से है। बहुत सीधे सीधे आंसर, एक लाइन में आंसर निकालना सिखा रहा हूं। क्या? हाउ टू फाइंड आउट द आंसर इन 1 लाइन। इस 5 विकेट का संबंध 0.4 की एवरेज सुधरने से है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि इसी सीरीज में, इस क्वेश्चन के अंदर उसका जो एवरेज है वो 12.4 से 5.2 का जो गैप है, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये 7.2 है, जो ये साबित करता है कि उसने अब तक कितना एवरेज का गैप पैदा किया है, मतलब यहां से यहां तक, तो 7.2। इस 7.2 के मैक्सिमम चेंज से अगर आप आंसर निकालोगे तो आपको एक ही बात समझ आएगी कि उसने कुल कितनी विकेट ले ली है। मीन्स 4 से इसको भाग करोगे तो 18 आएगा, और 18 पंजे 90 होगा। मीन्स उसने 90 विकेट्स ली हैं, जिसमें से 5 विकेट अभी अभी ली हैं, तो लास्ट मैच तक उसकी विकेट की संख्या 85 होगी। दिस इज अ वेरी स्मार्ट एंड इजी वे टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बॉलर। यस, गेंदबाज के इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें समझ आता है ये कितना आसान होगा। ठीक, ऐसे ही 2-2, 3-3 सवालों में जब मैं आपको कुछ डिफिकल्ट चीज़ों को आसान बनाने के लिए मिलता हूं तो आपको लगता है कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। इस वीडियो के बाद अगली वीडियो के लिए आप फिर कल इंतज़ार करेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में कुछ ना कुछ आपको ऐसा स्मार्ट सीखने को मिलेगा, या फिर जो ऐसा स्मार्ट आपने देखा, ऐसा स्मार्ट को सीखने को मिलेगा। तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और बेल का आइकन को भी दबा लीजिए। कारण सिंपल है, ताकि ये वीडियोस जब भी अपलोड हों आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाए, आपको लिंक ढूंढना ना पड़े, और आपके मोबाइल पर एक बार आपको फिर याद दिला दें हम कुछ और क्वेश्चन आए हैं आपके लिए आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए। सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।